हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्लास 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर हाइड्रोकार्बन्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके पहले हम लोग नोमेनक्लेचर, आइसोमेरिज्म, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ये सब पढ़ चुके हैं। ये काफ़ी बेसिक होता है। आगे जो है हमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में जानना है, उसके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो उसमें जो सबसे सिंपलेस्ट होते हैं वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, और इसमें भी डिफरेंट पार्ट्स होंगे, अल्केन, अल्काइन, अल्कीन्स, है ना। तो उसके बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग को सबसे पहले तो यहाँ डिफाइन कर लेते हैं एक बार कि ये हाइड्रोकार्बन्स जो है वो इसका मतलब क्या होता है ना। तो ये एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड है ना। हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं कि वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर के बने होते हैं, है ना, आर हाइड्रोकार्बन्स। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कंपाउंड्स ऑफ, और यू कैन से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेड अप ऑफ हाइड्रोजन्स एंड कार्बन, है ना, आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स, है ना। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग कुछ टॉपिक्स हैं जैसे अल्केन्स, है ना, अल्काइंस और एरोमेटिक कंपाउंड्स, है ना। एरोमेटिक कंपाउंड्स जो होगा ये बेसिकली हम बेंजीन के कंपाउंड्स जो होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो अल्केन्स जो होता है ये सेचुरेटेड के अंदर आता है ना। अल्केन्स जो होता है वो सेचुरेटेड, और अल्कीन और अल्काइंस जो है वो अनसेचुरेटेड में आ जाएगा, है ना। ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स हमें पता होगा कि वो डबल और ट्रिपल बॉन्ड होता है इसमें, तो हम बोलते हैं कि वो अनसेचुरेटेड कंपाउंड है। तो यही बेसिकली 4 क्लास ऑफ कंपाउंड होगा जिसके बारे में हम हाइड्रोकार्बन्स में पढ़ेंगे। और हमें हमारे जो पढ़ने का सीक्वेंस होगा वो हम जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, है ना। उसके बाद उन कंपाउंड्स का मेथड ऑफ प्रिपरेशन देखेंगे, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, यानी केमिकल रिएक्शंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, है ना। तो ये जो है हम लोग देखते हैं, अल्केन से स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये 4 टाइप का कंपाउंड हमें देखना है। तो इंट्रोडक्शन है अल्केन्स का, ठीक है। यहाँ से हमें समझ में आना चाहिए अब कि अल्केन्स क्या होता है, ठीक है। सो ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड एलिफैटिक सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर कॉल्ड मेंबर ऑफ अल्केन, ठीक है। मतलब अल्केन्स जो होते हैं वो सेचुरेटेड और दिख रहा है ना, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड, है ना, जो कि सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, ठीक है। द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन हैव ओनली सिंगल बॉन्ड और ऑल बॉन्ड्स इन अल्केन आर सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। अल्केन्स हम जानते हैं कि जो जनरल फॉर्मूला होता है अल्केन का, ये CnH2n+2 होता है ना। मतलब इसमें जो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन होता है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, ठीक है, ये 0 होता है, ठीक है ना। तो यही है अल्केन्स जो होते हैं उसके हम बस ये ध्यान रखना है कि ये सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स होंगे, है ना। सब जगह पे सिग्मा बॉन्ड दिखेगा, और इसके फिर फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं आगे, है ना। ओके, कुछ और भी बात है। अल्केन्स डज नॉट रिएक्ट विथ केमिकल रिएजेंट्स सच एज डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड HCl, कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड HNO3। एक्चुअली क्या है कि जो अल्केन्स है ना ये सेचुरेटेड कंपाउंड्स हैं, तो ये लेस रिएक्टिव होता है ना। इसके रिएक्टिविटी के लिए हमें हाई टेम्परेचर, प्रेशर ये सब का जरूरत पड़ता है, ठीक है ना। तो नॉर्मल कंडीशंस में, ठीक है ना, ये डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड HCl, कंसंट्रेटेड H2SO4, है ना, बेसिक K2Cr2O3, है ना, कॉस्टिक सोडा, दैट्स वाई
दे आर कॉल्ड एज पैराफिन्स। इसको जो है वो पैराफिन्स भी बोलते हैं। पैराफिन्स मतलब पैरम मतलब वो लिटिल और एफिन्स मीन्स रिएक्टिविटी, है ना, मतलब कि वो कम रिएक्टिव होते हैं। ये जो भी एल्केन्स होते हैं ये कम रिएक्टिव होते हैं। तो इसका जो भी रिएक्शंस होगा वो हाई टेम्परेचर पे ही होता है, ठीक है। और जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो जाएगा इसका, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, है ना, तो ये सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। देखते हैं आगे। प्रॉपर्टी का अगर बात करें कि जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज हैं अल्केन्स में, है ना, तो ये जनरल फॉर्मूला मैंने बताया कि CnH2n+2 होगा, है ना। तो Cn क्या है, n तुम्हारा 1 से स्टार्ट होगा, है ना। अगर हम 1 पुट करते हैं n तो ये क्या बनता है, CH4 बन जाएगा, है ना। तो इसको बोलते हैं ये मीथेन है, ठीक है। C2H6 बन जाएगा, इसको बोलेंगे ये इथेन है। तो नोमेनक्लेचर वाला पार्ट हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस किए हैं। तो हम लोग जब पढ़ेंगे ये सब टॉपिक्स पढ़ेंगे तो हमारा मेन फोकस होगा जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस, है ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज। बाकी आइसोमेरिज्म, नोमेनक्लेचर, ये सब पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये सब जो है ये हमारा काफ़ी सिंपल, ये सब हम बात किए हैं। एक तरह का होमोलोगस सीरीज बनेगा, है ना, जिसमें हर एक कंपाउंड जो है वो जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा वो CH2 यूनिट से डिफर करेगा, ये 14 AMU मास से डिफर करेगा। ये हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। तो ये हमें जनरल फार्मूला से पता चलेगा। कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड एनर्जी होगा 82.67 किलो कैलोरी पर मोल होगा, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड एनर्जी 98.67, ठीक है। तो ये सब बहुत ज़्यादा याद रखने का भी जरूरत नहीं है, बस ये डेटा है एक तरह से, ठीक है। हाँ, कंपेयर कर सकते हैं हम लोग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी, डबल बॉन्ड का बॉन्ड एनर्जी, है ना, ठीक है। यहाँ अगर हम बॉन्ड एंगल की बात करें तो ये क्या है 109.28, ठीक है। और बॉन्ड लेंथ जो होता है, हाँ ये आपको याद रखना है कि बॉन्ड लेंथ जो है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। कार्बन कार्बन का बॉन्ड लेंथ, है ना, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड लेंथ 1.112 एंगस्ट्रॉम है। हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का sp3 और शेप क्या होता है टेट्राहेड्रल। जैसे अगर हम एक एग्जांपल यहाँ मीथेन का ही बात करें तो ये हमें दिख रहा है ना कि कार्बन है, इसमें 4 हाइड्रोजन है इस तरह से, ठीक है। तो हम जानते हैं कि ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना, जिसको हम ज्योमेट्री या शेप दोनों बोलेंगे। और इसके बीच का जो HCH का बॉन्ड एंगल होगा, इधर से भी हम देख सकते हैं, ये 109.5 डिग्री होगा, ठीक है। और इसका हाइब्रिडेशन क्या बोल रहे हैं sp3 होगा। तो ऐसे सारे अल्केन्स में होगा, है ना, हर एक कार्बन जो होगा ना वो आपका ये 109.5 डिग्री के अराउंड ही रहेगा, उसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ही रहेगा, ठीक है। ये समझ में आ रहा है। इसमें से 2 बॉन्ड जो है प्लेन के एबव आ रहा है, 2 बॉन्ड प्लेन के अंदर जा रहा है, ठीक है। ओके, तो यही बात हो गया अल्केन्स का जो बेसिक है कि क्या होता है ना। आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो है हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज दिख रहा है, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज मीन्स क्या होता है ना। वैसे प्रॉपर्टीज किसी कंपाउंड का, है ना, जिसमें किसी तरह का कोई केमिकल चेंज ना हो, ठीक है। मतलब वो हम जैसे बोल सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, ठीक है ना, सोलिबिलिटी, ये सब जो है उसके स्टेट कैसे हैं, है ना, ये सब जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज के आ जाएंगे। फिजिकल अपीयरेंस के बेसिस पे हम उसको बता सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो है हम सबसे पहले बात कर रहे हैं स्टेट का, ठीक है, कि जो अल्केन्स होते हैं वो किस स्टेट में होंगे, ठीक है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर प्रेशर पे, ठीक है। तो जैसे C1 से C4 तक जो होता है, C1 से C4 तक ये गैसेस होता है, ठीक है। और C5 से C17 तक ये सब लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। और ग्रेटर देन C17 अगर है उसमें नंबर ऑफ कार्बन आइटम तो वो सब वैक्सी सॉलिड्स में आ जाता है। वो सब क्या होता है, वैक्सी सॉलिड्स में आते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली ये फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है ना वो मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्स लगता है उस पर डिपेंड कर रहा है ना। तो मॉलिक्यूल्स के बीच जो फोर्सेस लगते हैं वो हम लोग जानते हैं कि वो वंडरवाल फोर्सेस होते हैं, है ना। इवन हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो सकता है। तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का केस नहीं है। तो जो भी 5 तरह का हम लोग वंडरवाल फोर्सेस पढ़े हैं वो सब एक्ट करेगा यहाँ पे, ठीक है। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसके बारे में और डिटेल में बात करते हैं।
तो फिलहाल तो हम अगर स्टेट की बात करें कि नॉर्मल रूम टेम्परेचर प्रेशर पे जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स बढ़ेगा उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बढ़ते जाएगा और वो गैसेस से लिक्विड्स, लिक्विड से सॉलिड की तरफ कन्वर्ट होते जाएंगे, ठीक है ना। वही बात लिखा हुआ है कि 1 से 4 तक गैस होगा, है ना, और 5 से 17 तक जो है वो क्या हो जाएगा, लिक्विड्स होगा, और उसके बाद वैक्सी सॉलिड होगा, ठीक है। एक बात और है कि ये सब कलरलेस और ऑर्डरलेस होते हैं, है ना। ये जो अल्केन्स का जो होमोलोगस सीरीज है जितने कंपाउंड्स है वो सब क्या होंगे, कलरलेस लिक्विड्स होते हैं अगर वो लिक्विड फॉर्म में। अगर गैसेस है तो वो ऑर्डरलेस होते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि एलपीजी वगैरह जो है हम लोग यूज करते हैं घर में, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, उसका जो मेन कंपोजिशन होता है वो ब्यूटेन, है ना, प्रोपेन, इथेन, ये सब रहता है। तो ये सब जो गैसेस है ये ऑर्डरलेस है, लेकिन उसमें लीक करने पर कुछ ऑर्डर भी तो आता है ना। एक तरह से हमें एक गंध वहाँ पे पता चलता है, सेंस कर पाते हैं, तो उसके लिए उसमें एक अलग गैस डाला जाता है जिसको बोलते हैं इथाइल मरकैप्टम, है ना। इथाइल मरकैप्टम का वो ऑर्डर होता है ताकि हम लीकेज को आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। और ये सब गैस जो होता है इंडिविजुअली खुद का जो इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि ये कलरलेस और ऑर्डरलेस होंगे, ठीक है। तो ये बात हो गया स्टेट का। आगे बढ़ते हैं और इसमें है अगला जो फिजिकल प्रॉपर्टी, वो डेंसिटी। तो कहीं ना कहीं ये भी वंडरवाल फोर्सेस से ही रिलेटेड है कि जितना ज़्यादा इसके अंदर फोर्सेस होंगे आपस में मॉलिक्यूल्स के बीच, उतना ज़्यादा वो डेंस होता जाएगा, ठीक है। तो द डेंसिटी ऑफ अल्केन्स इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर वेट and becomes constant at 0.8 ग्राम पर ml. Thus all alkanes are lighter than water. कहने का ये मतलब है कि जैसे डीजल, पेट्रोल, ये सब हम लिक्विड फॉर्म में जो देखते हैं वो सब वाटर से लाइटर होते हैं। वो सब क्या है, एक तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही है ना, और वो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं। ये डिपेंड करता है कि उसमें एरोमेटिक रिंग भी होता है ना, कुछ नेप्थलीन टाइप का रिंग भी होगा उसमें, बेंजीन का भी होगा, ठीक है। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स बढ़ेगा मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा और उसका डेंसिटी भी बढ़ते जाएगा। जनरली 800 kg पर मीटर क्यूब, है ना, 800 kg पर मीटर क्यूब के आसपास जो है हम बोलेंगे कि उसका डेंसिटी होता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा हेवी ऑयल अगर नहीं हो तो, है ना। ओके, ये हमें समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी का, है ना। तो सॉल्युबिलिटी जो होता है इसका क्या मतलब हुआ, है ना। तो जो हम अल्केन्स हैं इसको हम डिजॉल्व करेंगे, है ना, डिजॉल्व करेंगे। ये अगर ये गैस फॉर्म में है तो उसको हम लिक्विड फॉर्म मान लेते हैं कि लिक्विड फॉर्म ही है सपोज, उसको हम लिक्विड में डिजॉल्व करें। इवन गैसेस को भी डिजॉल्व कर सकते हैं किसी लिक्विड में ही सपोज, तो वो कितना ज़्यादा सोल्यूबल होगा उसमें, है ना। तो एक टर्म हम लोग जानते हैं, बोलते हैं लाइक डिजॉल्व लाइक, है ना। तो लाइक डिजॉल्व लाइक मीन्स हुआ कि जो सॉल्यूट जो होता है ना उसका इंटरेक्शन कैसा है सॉल्वेंट्स के साथ, है ना। अगर वो कोई पोलर सॉल्यूट है तो वो किसी पोलर सॉल्वेंट में ही आसानी से डिजॉल्व होगा। अगर कोई नॉन पोलर सॉल्यूट्स हैं तो नॉन पोलर सॉल्वेंट में डिजॉल्व होगा आसानी से। तो ये जो बात होता है ना, इसी के कारण जो होता है हम यहाँ पे सॉल्युबिलिटी को ऐसे जान सकते हैं कि जो अल्केन्स हैं वो नॉन पोलर नेचर के हैं, है ना। तो ये वाटर में तो इनसॉल्युबल होगा या फिर बोले बहुत कम सॉल्युबल होगा, ठीक है। हाँ, नॉन पोलर सॉल्वेंट्स जैसे बेंजीन, हेक्सेन, जो भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, CCl4, ये सब में जो होगा वो सॉल्युबल होगा। तो हमें यहाँ पे बस थोड़ा ध्यान रखना है कि अल्केन्स बीइंग नॉन पोलर एंड दस इनसॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। तो एक टर्म हमें ध्यान रखना है यहाँ पे कि लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक है। मतलब ये हुआ कि पोलर सॉल्यूट्स आर मोर सॉल्यूबल, और लिखने का भी जरूरत नहीं है, पोलर सॉल्यूट्स आर soluble in polar solvents while
नॉन पोलर सॉल्यूट्स आर soluble in नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक है, यही बात होता है। अब अल्केन्स का बात करेंगे तो ये हमारा जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स है उसमें सॉल्युबल हो जाएगा। जैसे सपोज हम ये CCl4 में बोल सकते हैं कि ये सॉल्युबल होगा। बेंजीन के जो कंपाउंड्स हैं उसमें सॉल्युबल होगा। उसके बाद इवन अल्कोहल्स में भी जो है ये कुछ हद तक सॉल्युबल होता है। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्युबिलिटी का बात। ओके, बॉइलिंग पॉइंट्स। तो बॉइलिंग पॉइंट्स फॉर नॉर्मल अल्केन्स का बात किया जा रहा है। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट इज द मिनिमम टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, है ना, ये बात हम लोग बोलते हैं। इसको हम लोग ऐसे भी डिफाइन करते हैं कि द मिनिमम टेम्परेचर एट विच द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ अ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द वेपर प्रेशर, द सैचुरेटेड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। तो उस पॉइंट पे क्या होगा कि वो लिक्विड जो है वो बॉयल करना स्टार्ट हो जाएगा। बॉयल करने का मतलब वो वेपर में कन्वर्ट होने के लिए हम बोलते हैं कि वो बॉयल करना स्टार्ट हो गया। कोई लिक्विड है, उसका कुछ वेपर बनेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उस वेपर का कोई प्रेशर होगा, वो प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होना चाहिए, बोलेंगे लिक्विड बॉयल कर रहा है। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम कि अल्केन्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कैसे वेरी करेगा या किस बात पे डिपेंड करता है। तो जो भी अगर वो लिक्विड फॉर्म में है उसको गैस फॉर्म में कन्वर्ट होना है, ठीक है, तो उसके बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हमें कम करना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए हम हीट देंगे। तो यही बात है कि किन किन बातों पे वो डिपेंड करता है। तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, ये जो है मॉलिक्यूलर वेट पे डिपेंड कर रहा है और सरफेस एरिया पे डिपेंड कर रहा है ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, मतलब जैसे जैसे हम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स बढ़ाते जाते हैं अल्केन का, क्या होता है कि उसका मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ने से उसके बीच जो इंटरेक्शन होता है ना, वैन डर वाल इंटरेक्शन, ये बढ़ते जाता है। ठीक है, तो बोलते हैं कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ते जाएगा। मतलब आप ऐसे बोल दो डायरेक्टली कि बॉइलिंग पॉइंट जो होगा दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स। सबसे पहले तो यही होगा, है ना। आप चेन लंबा करते जाओ, यहाँ भी मेंशन किया हुआ है कि नॉर्मल अल्केन्स का बात हो रहा है, ठीक है ना। दूसरा है सरफेस एरिया। तो जो वैन डर वाल फोर्सेस होते हैं ना, ये सरफेस एरिया पे भी डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा, इसका क्या मतलब है, पहले ये समझते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन आइटम, जैसे अगर हमारे पास सपोज ब्यूटेन है, ठीक है, उसके बाद पेंटेन है, हेक्सेन है ना। तो ये क्या हो रहा है कि बॉइलिंग पॉइंट जो हो रहा है वो इंक्रीज करते जा रहा है। हेप्टेन है, ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि लेफ्ट टू राइट जो है वो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। सरफेस एरिया से कैसे रिलेटेड है, अगर हम बात करें आइसोमर्स का, है ना, आइसोमर्स का जैसे पेंटेन का ही लेते हैं। तो पेंटेन में आपके पास एक नॉर्मल पेंटेन होता है, ठीक है, आइसोपेंटेन होता है और नियोपेंटेन होता है, ठीक है। तो अगर इसका स्ट्रक्चर हम मान लो बनाते हैं तो क्या हो जाएगा कि इसमें स्ट्रेट चेन के बाद इसमें एक ब्रांचिंग दिखेगा और इसमें 2 ब्रांच दिखेगा सेकेंड कार्बन पे, कोई दिक्कत। तो ये क्या हो गया कि एक स्ट्रक्चर हो गया, मतलब हम हाइड्रोजन को नहीं दिखाए हैं। तो हम बोलना ये चाह रहे हैं कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ता है ना, जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रहा है कंपाउंड में विद द सेम मॉलिक्यूलर मास, विद द सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, उसका सरफेस एरिया जो है वो घटने लगता है ना। तो जो एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो इंटरेक्शन है वो भी कम होने लगता है। तो हम बोलेंगे वैन डर वाल फोर्स कम हो रहा है और उसका बॉइलिंग पॉइंट घट रहा है। सो विद इंक्रीजिंग ब्रांचिंग और यू कैन से द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड डिक्रीजेस, ठीक है। तो इधर लेफ्ट टू राइट हम जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वो डिक्रीज करेगा।
ठीक है। हमें यहाँ पे ठीक है कुछ वैल्यू होगा उसका, वो वैल्यू हमें मिल जाएगा डेटा, लेकिन हम बस ये कॉन्सेप्ट बताना चाह रहे हैं कि कौन से फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है ना बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है बात? ओके। अगला आता है मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट जो है ये फिर अगर हमें डिफाइन करना हो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, तो जिस तरह से बॉइलिंग पॉइंट किसी लिक्विड के लिए डिफाइन कर रहे थे, उसी तरह से मेल्टिंग पॉइंट हम किसी सॉलिड के लिए डिफाइन करते हैं। और एक वैसा टेम्परेचर जहाँ पे कोई सॉलिड मेल्ट करना स्टार्ट कर जाता है, ठीक है, नॉर्मल सा बात है ये, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो अल्केन्स का बॉइलिंग पॉइंट जो है वो किस बात पे डिपेंड कर, उसको क्या बोले, मेल्टिंग पॉइंट। तो अल्केन्स का मेल्टिंग पॉइंट जो है किस बात पे डिपेंड कर रहा है, तो मेल्टिंग पॉइंट सॉलिड्स का होता है ना, और सॉलिड्स में कितना ज़्यादा उसका पैकिंग इफिशिएंसी है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि वांडरवाल फोर्सेस ठीक है वो तो रहता ही है, वो लिक्विड्स और गैसेस में आपका लग रहा है। यहाँ पे क्या है ना कि मेल्टिंग पॉइंट पैकिंग इफिशिएंसी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। सो हम ऐसा बोलेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्केन्स डू नॉट शो रेगुलर ट्रेंड, ठीक है। Alkanes with even number of carbon atoms have higher melting point than their alkanes of odd number of carbon atoms. So the alkanes with even carbon atoms are packed closely in crystal lattice to permit greater intermolecular interaction. बात को समझना है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के साथ उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा, वो बात सही है, ठीक है। लेकिन जो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स वाले अल्केन्स होते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा हो जाता है ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स से, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इथेन, ठीक है, इथेन है, ठीक है। इसके बाद क्या है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, पेंटेन, ठीक है। अगर हम मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर का बात करें तो यहाँ पे ठीक है, ये जो प्रोपेन है इसका तो ज़्यादा होगा, ठीक है, लेकिन ब्यूटेन का ज़्यादा होगा और फिर पेंटेन से भी ब्यूटेन का ज़्यादा होगा। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि इसमें जो है वो 4 कार्बन है, यहाँ पे 3 कार्बन है और इधर यहाँ पे 5 कार्बन है। इसके बाद अगर हम मतलब ये ट्रेंड जो है ना वो लोअर अल्केन्स में ही ज़्यादातर जो है वो चेंज होता है, ठीक है। बाकी हायर अल्केन्स में इवन हो या ऑड हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, वो रेगुलरली इंक्रीज करता है। तो पैकिंग एफिशिएंसी कैसे बढ़ता है अगर वो इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है तो, जैसे कोई क्रिस्टल में क्या होता है ना कि जैसे मान लो कि कोई एक आइटम इस तरह से है, अगर हम स्फीयर दिखा रहे हैं तो इस तरह से आइटम्स जो है आपस में अरेंज है। इसके नीचे भी अगर एटम्स को इस तरह से अगर हम अरेंज कर देते हैं, ठीक है, अरेंज हो गया है ना, तो ये जो वाइड स्पेस दिख रहा है ना, ये वाइड स्पेस ये आपका ज़्यादा दिखेगा किस केस में, जब वो ऑड नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स होगा, ठीक है। अगर ये इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है तो उसमें पैकिंग अच्छे से हो पाता है, ठीक है ना, मतलब ये जो वाइड्स है ना उसमें जो एटम्स हैं वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं उन वाइड्स को, जिससे सब पैकिंग एफिशिएंसी अच्छा हो जाता है, वाइड फ्रैक्शन कम हो जाता है, ठीक है ना। तो यही रीज़न है मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड्स जो है वो थोड़ा वेरी करता है ना। बाकी हमें ये समझ में आना चाहिए कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के साथ बढ़ेगा, ठीक है। ओके, आगे है कि हम लोग को ये तो हो गया फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना, जो कि हमें जानना तो चाहिए, ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं होता है, ठीक है। लेकिन हाँ, कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, है ना, इन सब बातों को ध्यान में रखना है। जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स का अगर हम बात करेंगे, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, ठीक है, क्योंकि अल्केन्स कैसे प्रिपेयर हो रहे हैं, ठीक है ना, कौन कौन से कंपाउंड्स, डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यूज़ करके हम अल्केन को प्रिपेयर कर रहे हैं, कौन सा रिएजेंट यूज़ कर रहे हैं, ताकि ये सब जो है ना वो हमें आगे के रिएक्शंस में काम आएगा, डिफरेंट चेन रिएक्शंस में, कन्वर्जन्स में, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ भी इम्पॉर्टेंट है ये और आगे भी काम आएगा। तो जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन का अगर हम बात करें तो कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है अल्केन्स को, ठीक है।
तो जो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उससे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि जो सिंपलेस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हम देखें तो अल्कीन से भी क्या अल्केन बनाया जा सकता है। तो इस तरह से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अल्काइल हैलाइड से अल्केन बनाया सकता है, कार्बोक्सिलिक एसिड से, एल्डिहाइड कीटोन से भी अल्केन बनाया सकता है क्या, तो सब हम लोग इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। पहला जो है वो अल्कीन्स और अल्काइंस से अल्केन कैसे बनता है, ठीक है। ये अच्छा, ये भी बात है कि ये जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन है, ठीक है। कहने का मतलब हुआ कि इससे हम अल्केन बनाएंगे डायरेक्टली, है ना। कुछ ऐसे भी रिएक्शंस मिलेंगे आगे जिसमें हम इनडायरेक्टली अल्कीन बना सकते हैं, है ना, मतलब सेचुरेटेड कंपाउंड बना सकते हैं वहाँ पे। तो ये सब डायरेक्ट मेथड्स हैं जो कि जनरली हम यूज करेंगे रिएक्शंस में। अल्कीन्स एंड अल्काइंस से कैसे बनेगा, ठीक है, इसको सेबेस्टियर-सेंड्रेंस रिएक्शन बोलते हैं। और हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन और अल्काइन करके जो है वो हम लोग अल्केन्स बना सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजिनेशन क्या होता है ना। जैसे अगर कोई अनसेचुरेटेड कंपाउंड हो, ठीक है, अनसेचुरेटेड कंपाउंड हो, उसमें हम H2 ऐड करते हैं, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट। अगर हम इसमें H2 ऐड करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सम कैटलिस्ट, तो ये बन जाता है आपका सेचुरेटेड कंपाउंड, है ना। सेचुरेटेड मतलब स्टार्टिंग में ये CnH2n या फिर CnH2n-2 रहा होगा, है ना। तो हम लोग अकॉर्डिंगली अगर हम इसमें मान लो कि H2 ऐड किए, इसमें 2H2 ऐड किए, तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जो बनने वाला सेचुरेटेड कंपाउंड होगा ये क्या हो जाएगा, CnH2n+2, और यहाँ भी क्या बन जाएगा, CnH2n+2। तो ये जनरल बात हो गया कि हाइड्रोजिनेशन करना, है ना, किसी अनसेचुरेटेड कंपाउंड का हाइड्रोजिनेशन करना ताकि सेचुरेटेड बन जाए। दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजिनेशन ऑफ अल्कीन्स एंड अल्काइंस, एंड इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, सेचुरेटेड कंपाउंड, ठीक है। अब ये कैसे होता है और इसमें क्या कैटलिस्ट यूज करते हैं, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा हम लोग पढ़ते हैं। ओके, तो सेम रिएक्शंस यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। ये अल्कीन है, अल्कीन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, H2 ऐड कर रहे हैं। कैटलिस्ट जो होता है वो क्या लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे हम कैटलिस्ट के फॉर्म में निकेल ट्रांजिशन एलिमेंट्स होंगे, है ना, ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं वो हम कैटलिस्ट के फॉर्म में लेते हैं, और उसी के सरफेस पे ये रिएक्शन होता है थ्रू एड्सॉर्प्शन मैकेनिज्म। बता रहे हैं, निकेल हो गया, प्लेटिनम, पैलेडियम, है ना, ये सब जो मेटल्स है ये कैटलिस्ट के फॉर्म में लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर ये अल्कीन है तो ये जो बनने वाला कंपाउंड है यहाँ पे क्या बनेगा, अल्केन। अगर ये अल्काइन है, ठीक है, तो जो बनने वाला कंपाउंड है यहाँ पे फिर क्या बन रहा है, ये अल्केन बन रहा है, ठीक है। मतलब राइट साइड में आपको सेचुरेटेड ही दिखेगा। तो ये जनरल फॉर्म हो गया, ठीक है। ओके, जैसे एग्जांपल के लिए अगर हम लोग बोले कि CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना, तो इससे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसे बोल रहे हैं इथीन। अब इथीन का हम क्या कर रहे हैं, एडिशन कर रहे हैं H2 का, किसके प्रेजेंस में, तो निकेल या प्लेटिनम या पैलेडियम के प्रेजेंस में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा कि CH2, देखो ये पाई बॉन्ड का टूटना, है ना, एक पाई बॉन्ड का टूटना और 2 सिग्मा बॉन्ड का बनना, है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन का एडिशन हो जाता है, ये जो दोनों हाइड्रोजन है ये यहाँ पे ऐड हो जाता है दोनों कार्बन में जाकर के, तो बोलते हैं कि ये यहाँ पे इथेन बन गया है, ठीक है। समझ में आ रहा बात। तो इस तरह से आप डिफरेंट टाइप्स के अनसेचुरेटेड कंपाउंड, जैसे यहाँ पे मान लो हम लेते हैं कुछ प्रोपाइन ले लिए, ठीक है। तो प्रोपाइन में अगर हम एडिशन करेंगे तो हमें पता है कि ये CH3 CH2 CH3 ऐसा कुछ बनेगा। बैलेंस करेंगे तो इसके लिए हमें यहाँ 2 हाइड्रोजन लेना पड़ेगा, मतलब 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का जरूरत पड़ा है क्योंकि यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड था और उस हिसाब से यहाँ पे एडिशन हुआ है, ठीक है। तो प्रोपाइन से क्या बना है, ये प्रोपेन बना है। क्लियर है बात। अब ये एक्चुअली में, ठीक है, इसको भी मेंशन कर देते हैं, निकेल या प्लेटिनम, ठीक है। ये रिएक्शन में मतलब एड्सॉर्प्शन मैकेनिज्म से कैसे हो रहा है, यहाँ पे किस पे क्या एड्सॉर्ब हो रहा है ना, उस चीज को थोड़ा समझते हैं। जैसे ये मान लेते हैं कि निकेल
या प्लेटिनम का जो है ये मेटल का सरफेस है, ठीक है, और लूजली बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है, इस तरह से। तो पहले क्या किया जाता है कि हाइड्रोजन गैस का एड्जॉर्प्शन होता है यहाँ पे, है ना, H2 गैस का एड्जॉर्प्शन होता है। अब ये एड्जॉर्प्शन क्या है, तो एड्जॉर्प्शन मतलब होता है कि एक तरह का ये सरफेस फेनोमेना है जहाँ पे हम किसी कंपाउंड के या फिर बोलो जो भी एलिमेंट है, अगर यहाँ पे मेटल है तो उसके सरफेस पे हम कुछ एक्टिविटी करते हैं, है ना, या फिर जो भी प्रोसेस होगा, जो भी केमिकल चेंजेस वहाँ पे आने वाले हैं वो क्या होंगे, वो उसके सरफेस से रिलेटेड होगा, ठीक है। जैसे हम ये बोल रहे हैं कि H2 गैस का हम एड्जॉर्प्शन कर रहे हैं, मतलब इसके ऊपर जो है ना वो H2 गैस आकर के एड्जॉर्ब हो गया है, H2 गैस आकर के इस तरह से एड्जॉर्ब हो गया है, मतलब उसके सरफेस पे आकर के बैठ गया है, ठीक है। नाउ अगर हम इथेन या कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड लेते हैं जिसका हाइड्रोजनेशन करते हैं, उसको बाद में एड्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है। जैसे ये CH2 डबल बॉन्ड CH2 अगर है, ठीक है, तो इस इथेन को अगर हम करेंगे तो ये यहाँ पे क्या होगा, फिर एड्जॉर्ब होगा इसके पास, मतलब पहले से ये बहुत सारे हाइड्रोजन एड्जॉर्ब है, ठीक है, ऊपर से आया क्या, इथेन। तो ये क्या करता है यहाँ पे कि CH2 ये जो बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन्स के साथ जो है ना वो अपना बॉन्ड बना लेता है। और हाइड्रोजन्स एक्चुअली क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स के प्रेजेंस में, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होता है उसके प्रेजेंस में अपना सिग्मा बॉन्ड यहाँ ब्रेक करता है, और ये बॉन्ड जो है वो इस अल्केन्स के फॉर्म में दिखता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बन क्या जाता है, इथेन, ठीक है। तो इसमें हमें यही समझना है कि एड्जॉर्प्शन पहले H2 का होता है, उसके बाद फिर किसी अल्कीन या अल्काइन का एड्जॉर्प्शन करते हैं, और बाद में हाइड्रोजन्स का डिजॉर्प्शन हो जाता है, और कंप्लीट ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं वो हमें अलग मिल जाता है, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है इसमें ओवरऑल रोल जो है ना यहाँ पे कैटलिस्ट का है ना, कि ये जो कैटलिस्ट है ये क्या कर रहा है कि उसके रेट को बढ़ा रहा है, ठीक है ना, हाइड्रोजनेशन के रेट को बढ़ा रहा है। हम उस पर भी बात करते हैं कि रेट कैसे इसका चेंज होता है। तो ये तो हमारा नॉर्मल बात हो गया, ठीक है, ओके। और यही प्रोसेस जो हम हर एक तरह के अल्कीन्स के लिए कर सकते हैं, अल्काइंस के लिए। जैसे एक और एग्जांपल मान लो हम लेते हैं, सपोज ये साइक्लोहेक्सीन है, हेक्साडाइन है ना, तो इस पे अगर हम 2H2 का एडिशन करेंगे तो यहाँ से भी हमें क्या मिलने वाला है कि ये साइक्लोहेक्सेन मिल जाएगा। बात समझ में आया? तो इस तरह के जितने भी कंपाउंड से जिसका हम हाइड्रोजनेशन करना चाहते हैं उसको हम एड्जॉर्ब करते हैं। क्लियर है बात? ओके। कभी कभी क्या होता है कि हम अल्काइंस के रिएक्शन को, ठीक है, अल्कीन्स तक ही स्टॉप करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएजेंट्स फिर यूज करने पड़ते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम बात करें कि सपोज हम लेते हैं CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH3, ठीक है, और इसको हम क्या कर रहे हैं कि H2 के साथ ऐसे नॉर्मली निकेल या प्लेटिनम के प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन किए, तो जो फाइनल प्रोडक्ट हमें यहाँ मिलने वाला है ना वो ब्यूटेन होगा। क्या होगा? ब्यूटेन। किससे बना है ये? तो ब्यूटाइन से बना है, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि ब्यूटाइन जो है वो बन चुका है इधर, ठीक है ना। ओके। अब जैसे बात यहाँ पे ये होता है कि अगर हम चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर रिएक्शन को अल्कीन तक ही रोकें या फिर ये अल्केन ना बन पाए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो जो एड्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस है उस पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। क्या होता है कि जब हम इस ब्यूटाइन का रिएक्शन जो है, ठीक है, H2 के साथ कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे कुछ कैटलिस्ट यूज करें, जैसे PDBaSO4 H2 PDBaSO4, या फिर इसको बोलते हैं लिंडलास कैटलिस्ट, नहीं इसको बोलते हैं रोजेंडमंड कैटलिस्ट, है ना, ये ध्यान रखना, इसको बोलते हैं
रोज़ेनमंड कैटलिस्ट, ठीक है। और एक और होता है CaCO3 भी यूज़ करते हैं, है ना। तो पैलेडियम BaSO4, पैलेडियम CaCO3, इसको बोलते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट, ठीक है। तो जब हम इन कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं, ये एक तरह का सॉल्ट है ना, मतलब पैलेडियम के ऊपर हमने बेरियम सल्फेट का ऐसे सॉल्ट रख दिया है, उसके बाद हम ये रिएक्शंस को कैरी आउट कर रहे हैं। तो उससे क्या हुआ कि जो कैटलिस्ट है ना, उसका कैटेलिटिक एक्टिविटी कम हो गया है ना। तो उससे जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो घट जाएगा, समझ में आ रहा है। तो उससे क्या होगा कि जो अल्केन्स है वो अल्कीन्स तक ही रुक जाएगा, है ना, यानी कि फर्दर H2 का एडिशन ये नहीं कर पाएगा। तो यहाँ से CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 ही बनेगा, समझ में आ रहा है बात। तो अगर हमें अल्कीन प्रिपेयर करना, अच्छा ये किस तरह का अल्कीन बनेगा। अल्कीन हम जानते हैं कि सिस या ट्रांस फॉर्म में हो सकता है, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर सकता है। तो यहाँ पे ये कैसा अल्कीन होगा, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, अगर CH3 है, ये CH3 है, H है इधर, ठीक है। तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि जो दोनों हाइड्रोजन यहाँ पे ऐड हो रहा है एक पाई बॉन्ड ब्रेक होने के बाद, वो दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से अटैच होगा, क्योंकि यहीं पे आपका मेटल का सरफेस है, ठीक है। और दो हाइड्रोजन इस तरह से एडजॉर्ब था, अब उसको अटैच होना है, तो वो दोनों सेम साइड से अटैच होगा। तो जब भी हम अल्काइंस के रिएक्शंस को, अल्काइंस के हाइड्रोजनेशंस को अल्कीन्स तक रोकेंगे, तो वो हमें सिस अल्कीन देगा। ये हमें क्या देगा, सिस अल्कीन। तो ये एक तरह का सिस एडिशन होता है। क्या होता है, इसको हम बोलते हैं कि सिस एडिशन हो रहा है ये, ठीक है। कब होगा, तो इन सॉल्ट्स के प्रेजेंस में, जो डिफरेंट कैटलिस्ट के फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है। ओके, तो ये एक बात होता है, इस पे थोड़ा क्वेश्चन आ जाता है कभी कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है। एक बात और है कि ट्रांस अल्कीन्स कैसे बनते हैं, है ना। अगर हमें अल्काइन से ट्रांस अल्कीन बनाना हो, तो एक हम यहाँ पे बस नोट में लिखवा दे रहे हैं कि इस पे हम आगे एक बार मैकेनिज्म डिस्कस करेंगे। लेकिन एक होता है बर्च रिएजेंट, ठीक है, ठीक है। और इस बर्च रिएजेंट का यूज करके हम बोलते हैं कि वो बर्च रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, बर्च रिएक्शन हो रहा है। बर्च रिएजेंट में लिक्विड अमोनिया में जो है ना, वो सोडियम या लिथियम लिया जाता है ना। लिक्विड अमोनिया में Na मान लो लेते हैं, या फिर लिथियम लेते हैं, है ना। ये जो आपका रिएजेंट दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं बर्च रिएजेंट। तो इसके प्रेजेंस में जब हम किसी अल्काइन का रिएक्शन करते हैं, तो उससे हमें ट्रांस अल्कीन मिलता है। इसी रिएक्शन को हम एक बार यहाँ लिख दे रहे हैं, बता रहे हैं कि ये CH3 है, ठीक है, और C ट्रिपल बॉन्ड CH3, इसका आप क्या कर रहे हो, तो बर्च रिएक्शन कर रहे हो, ठीक है। बर्च इज अ नेम ऑफ साइंटिस्ट, है ना, उसी के नेम पे ये रिएजेंट्स और रिएक्शन पड़ा है। तो बर्च रिएक्शन करोगे आप, लिक्विड NH3 ले रहे हो, है ना, सोडियम के साथ, तो ये आपको मिलने वाला है ट्रांसब्यूटोइन, है ना, ट्रांसब्यूटोइन। हमें समझ में आ रहा है ये बात, है ना। इसके मैकेनिज्म के बारे में हम आगे बात करेंगे। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट नॉट द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। हम हाइड्रोजनेशन से अल्कीन भी बनाते हैं, और इसके लिए हम ये सब जो रिएजेंट्स है ये यूज करते हैं। इवन सिस अल्कीन और ट्रांस अल्कीन दोनों बनाया जा सकता है। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं।